Hello everyone, welcome to Jatin Medical and Nursing Academy. Myself R.D. Chaudhary and in this class I will discuss about hypocalcemia. इससे पहले अपन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने के साथ ही साथ अपन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के डेफिसिट और एक्सेस को भी डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकेलेमिया और हाइपरकेलेमिया को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन हाइपोकेल्सीमिया को डिस्कस करेंगे। ओके, हाइपोकेल्सीमिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इसके साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट से भी इंटर रिलेट बहुत ज्यादा है। जैसे अपन अदर सब्जेक्ट की बात करें तो जब फार्मा अपन पढ़ते हैं तो फार्मा के अंदर ड्रग्स की मैकेनिज्म के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसके बारे में अपने को नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कैल्शियम का। इसके साथ ही साथ किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब किसी भी ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है तो सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ही इम्बेलेंस होते हैं और उसी से साइड इफेक्ट्स बनते हैं। तो उस तरीके से थोड़ी मैकेनिज्म को अपन यदि समझते हैं वहां पे तो वहां कैल्शियम के बारे में अपने को पता होना चाहिए, तब वो अपन इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो इसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि अपने को यही का यही याद हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं कैल्शियम होता क्या है। अंडरस्टैंड? ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम एक बहुत ही नेसेसरी मिनरल्स है। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अपनी बॉडी के जो फंक्शंस है वो इसके बगैर काम करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही नेसेसरी मिनरल्स है एक तरह का अपनी लाइफ के लिए। उसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे ये बहुत ही नेसेसरी मिनरल्स है। फिर जो 99% कैल्शियम होता है अपनी ऑल ओवर बॉडी की अपन बात करें तो पूरी कंप्लीट बॉडी का 99% कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ दो जगह होता है। एक होता है बोन और दूसरा होता है टीथ। ओके, बोन और टीथ के अंदर 99% कैल्शियम डिपॉजिटेड रहता है। अंडरस्टैंड? 99% कैल्शियम सिर्फ बोन और टीथ में रहता है और 1% कैल्शियम इसके अलावा अदर ऑल ओवर बॉडी के अंदर रहता है। फिर अपन बात करते हैं, कैल्शियम एक तरह का केमिकल एलिमेंट है। ओके, अंडरस्टैंड? एक तरह का केमिकल एलिमेंट है जिसको अपन सिंबल सी से शो करते हैं, यानी इसको सिंबल सी से लिखते हैं। जब भी अपने को कैल्शियम लिखना होता है तो अपन कंप्लीट कैल्शियम ना लिख के वहां पे अपन सी लिख देते हैं। ये क्या है? इसका एक तरह का सिंबल है। ओके, फिर अपन बात करते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो वहां पे ओटोमिक जो नंबर होता है इसका वो होता है 20। ओके, इसलिए 20 इसका ओटोमिक नंबर होता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो सीरम लेवल कितना रहता है इसका। अब इस सीरम लेवल का जो फंडा है इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जैसे अपनी बॉडी के अंदर दो तरह के कंपार्टमेंट होते हैं फ्लूइड के। यानी अपने सबसे पहले देखते हैं कि फ्लूइड की अपन बात करें तो फ्लूइड के दो तरह के कंपार्टमेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? एक होता है इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट, आईसीएफ जिसको अपन बोलते हैं, और दूसरा होता है ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। अंडरस्टैंड? अब जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट रहता है ये तो इनसाइड द सेल, यानी सेल के इनसाइड में जो फ्लूइड होता है उसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, इनसाइड द सेल। उसके बाद अपन बात करते हैं ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, जिसके अंदर दो तरह के कंपार्टमेंट आते हैं मोस्टली। वैसे इसके अलावा भी थर्ड स्पेसिंग भी होता है, बल्कि दो अपन इंपॉर्टेंट बात करें तो वो होता है, एक तो होता है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और दूसरा होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड यानी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। अंडरस्टैंड? अब जब भी अपनी बॉडी के अंदर अपने को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को असेस करना होता है तो अपन क्या करते हैं? ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। और ब्लड का सैंपल कहां से कलेक्ट करते हैं? इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से। कहां से? इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से, यानी ब्लड वेसल से कलेक्ट करते हैं। तो जब ब्लड वेसल से अपन फ्लूइड अपन कलेक्ट कर रहे हैं, ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो किस कंपार्टमेंट से हुआ? इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर? एक्स्ट्रा सेल्यूलर से हुआ। तो अपन ऑल ओवर अपनी बॉडी के अंदर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू असेस करते हैं तो वो अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से ही असेस करते हैं, और जो नॉर्मल वैल्यू दी होती है सीरम वैल्यू वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की ही होती है। अंडरस्टैंड? सेल के अंदर की नहीं होती है। तो एक तो ये आप समझ गए, और वहां पे भी किसकी? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की। ओके, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर की वैल्यू होती है वो। ओके, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर वैल्यू देखते हैं अपन। तो कैल्शियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8.5 से 10.3 कितनी होती है?
8.5 से 10.3। अब ये अलग अलग बुक के अंदर इसकी वैल्यू के अंदर भी थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, कहीं पे 9 to 11 लिखा होता है, हालांकि 9 to 11 भी इसकी वैल्यू सही है, बल्कि अपन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 8.5 से 10.3 होती है, बल्कि बहुत सारी जगह 9 to 11 लिखा होता है, ओके, कहीं पे 8 to 10 लिखा होता है, बल्कि 8.5 से 10.3 ये एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक का डाटा है, तो आप इसको एग्जैक्ट याद रख सकते हैं, ये वैल्यू एकदम सही है। फिर अपन समझेंगे नेक्स्ट के अंदर कैल्शियम के फंक्शंस के बारे में। ये जो कैल्शियम होता है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या वैल्यूएशन रहती है, ये क्या काम करता है अपनी बॉडी के अंदर, इसको अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है अपनी बॉडी के अंदर। जो स्मूथ मसल होती है, जो स्केलेटल मसल होती है, उन सभी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है, हार्ट, ये कैल्शियम करवाता है। जैसे स्मूथ मसल्स कहां होती है, जैसे हार्ट के अंदर होती है, तो हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो कौन करवाता है, कैल्शियम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपनी स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो किससे होती है, जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होता है उससे, उनकी वर्किंग कैपेसिटी से अपनी बॉडी की मूवमेंट होती है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम होता है। अब जब मेरे हाथ को मैंने उठाया, इसके अंदर किसने काम किया, मसल्स ने काम किया। बोन तो क्या है, इसको एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बोन कभी मूवमेंट नहीं करती है, मूवमेंट करवाता कौन है, मसल्स करवाता है। जब मसल्स एक्शन पोटेंशियल होती है तो इसकी मूवमेंट होती है, तो ये स्केलेटल मसल्स को मूवमेंट करवा रहा है या फिर कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है जिससे मूवमेंट हो रही है। और जो अपनी स्मूथ मसल्स होती है, जैसे हार्ट में स्मूथ मसल्स है तो उनका कॉन्ट्रेक्शन करवाता है जिससे हार्ट लबडब करता रहता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल इंपल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स है एक, ये दूसरा न्यूरॉन्स है, इस न्यूरॉन्स की इंपल्स यहां तक जाती है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम। ये कैल्शियम इसको ट्रांसमिशन करता है, न्यूरल्स की जो इंपल्स होती है उसको, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पर इसकी जो इंपल्स जनरेट होके जाती है, जो ट्रांसमिट होती है, उसको कौन ट्रांसमिट करता है, कैल्शियम करता है, जिसको अपन नर्वस सिस्टम के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अपन बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग सिस्टम। अपनी बॉडी के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ओके, उन क्लोटिंग फैक्टर के अंदर से ही एक फैक्टर का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम एक तरह का क्लोटिंग फैक्टर है, तो ये ब्लड की क्लोटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी इसका एक फंक्शन हो गया। फिर अपन बात करते हैं कार्डियक फंक्शन। तो कार्डियक फंक्शन तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके कि ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, इसीलिए कार्डियक मसल्स के अंदर और कार्डियक फंक्शन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, क्योंकि जब कैल्शियम नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, ये दो ऐसे मिनरल्स है जो नहीं होंगे तो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन ही नहीं होगा, हार्ट बीट ही नहीं करेगा। अंडरस्टैंड। तो यहां पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर अपन बात करते हैं इनहिबिट सेल डिस्ट्रैक्शन। अब सेल डिस्ट्रैक्शन से कैसे प्रिवेंट करता है, जब ये सेल होती है, सेल के बाहर क्या रहता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है कैल्शियम। क्या करता है, इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इसके हल्के हल्के से यहाँ पे क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं जिनके कारण से ये सेल इजीली टूट नहीं पाती है। अंडरस्टैंड, ये टूटने नहीं देता है, इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। फिर अपन बात करते हैं रेगुलेट सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब हार्डनेस के साथ ही साथ इसकी परमेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है, इसके अंदर कुछ पोर्स मेंटेन करके रखता है जिसके कारण से इसकी परमेबिलिटी बनी होती है। अब ये परमेबिलिटी क्या होती है, जो अपनी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल भी होती है। ओके, वैसे इसके अंदर ये सेल है और सेल के बाहर ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, यानी ये ईसीएफ है और ये आईसीएफ है। इसको यहां पे आप समझिएगा, जब यहां पे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, अंडरस्टैंड, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर क्या रहता है, यहां पर सोडियम ज्यादा रहता है। ओके, अब यहां पे क्या रहता है, जब भी इनकी वैल्यू इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में कम या ज्यादा होती है तो ये एक दूसरे को मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज होते रहते हैं। और किसके साथ होते हैं, और इसके साथ ही साथ वाटर भी एक्सचेंज होता रहता है, वाटर भी एनी टाइम एक्सचेंज होता रहता है, जिसके कारण से फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखता है। अब जो ये मूवमेंट करता है वो किसके द्वारा होता है, इस सेल की मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि इससे डिफ्यूजन हो सकता है। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, ऐसी मेम्ब्रेन, यानी एक मेम्ब्रेन के द्वारा, इस मेम्ब्रेन के द्वारा बिना किसी एक्टिव फोर्स के या फिर बिना किसी एनर्जी के कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन।
तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस इसके अंदर होती रहती है तो वो परमेबल मेम्ब्रेन के कारण से ही होती है, और इसको मेंटेन कौन करता है? कैल्शियम। अंडरस्टैंड? तो ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। फिर अपन बात करते हैं कंट्रोल एडेसिवनेस बिटवीन सेल्स। इसको आप अच्छे से समझिएगा कि देखो, ये सेल है, 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 ये 5 सेल है, या और भी बहुत सारी सेल है, काफी सारी सेल ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। अंडरस्टैंड? अब इसके साथ भी एक शर्त होती है यहाँ पे, एक यहाँ पे शर्त ये रहती है कि जो सेल का ग्रुप है वो एक समान सेल होनी चाहिए, यानी एक जैसी सेल होनी चाहिए, एक जैसे उनके फंक्शन होने चाहिए, तभी वो टिश्यू बन पाएगा। ऐसे नहीं बन पाएगा कि अपन ने मिला दिया कि चलो एक न्यूरॉन्स की सेल ले ली, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेल ले ली, एक हैंड की सेल ले ली, तो क्या इससे टिश्यू बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए उसको टिश्यू नहीं बोलते। टिश्यू की डेफिनेशन ये रहती है कि ऐसी सेल का ग्रुप जिनके फंक्शन सेम हो, जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो जो टिश्यू यहां पे बन गया, इस टिश्यू के बीच में जो सेल्स है, इन सेल के बीच के अंदर जो एक दूसरे से सेल आपस में चिपकी हुई रहती है, एक दूसरे से एडेयर रहती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम रहता है। क्योंकि जो सेल की चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट रहता है थोड़ा बहुत, और वो कैल्शियम एक दूसरे से चिपका के रखता है, एक दूसरे से एडेयर करके रखता है। तो इसके लिए जो कंट्रोल होता है एडिजिवनेस का, कि कितने सेल्स के ग्रुप को किस टाइम तोड़ना है। मान लो कुछ सेल्स है, यदि डिस्ट्रॉय हो गई, ये सेल है, इसकी लाइफ पूरी हो गई, इस सेल को यहां से टूट गई है, तो इसको अलग कर लेगा और यहाँ पे दूसरी नई सेल बना लेगा। तो जब इसकी एडिसिवनेस को कंट्रोल करना है कि कब इसको यहाँ पे एडेयर करके रखना है, कब यहाँ से छोड़ना है, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम होता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं कि ये कंट्रोल हार्डनेस एंड रिजिडिटी ऑफ बोन्स एंड टीथ। अब देखो, जो बोन होती है और टीथ होते हैं, इनके अंदर जो इसकी रिजिडिटी, इसकी जो हार्डनेस होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम होता है। ये कैसे होता है कि जो बोन और टीथ है उसके अंदर यदि कैल्शियम ज्यादा होगा तो उसकी रिजिडिटी ज्यादा होगी, और रिजिडिटी ज्यादा होने से बोन मजबूत रहेगी। ओके, और जब इसके अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा? इसकी रिजिडिटी कम हो जाएगी। जैसे अपन यहां पे थोड़ा लिख के बात करते हैं कि ये बोन है, इस बोन के अंदर यदि कैल्शियम ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा? इसकी रिजिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, रिजिडिटी इंक्रीज होगी, और रिजिडिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? बोन मजबूत रहेगी, बोन स्ट्रेंथ रहेगी। ओके, इसके साथ ही साथ इस बोन के अंदर कैल्शियम यदि कम हो गया तो क्या होगा? रिजिडिटी डिक्रीज होगी। रिजिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और जब रिजिडिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? वहां पे बोन वीक हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये इसके फंक्शंस हो गए, इन फंक्शंस को आपने समझ लिया। अब अपन बात करेंगे इसके होम्योस्टेसिस के बारे में, कि अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम या ज्यादा होता है तो अपनी बॉडी कैसे इनको मेंटेन करती है। मान लो अपने ब्लड के अंदर अपना जो सीरम ब्लड का जो लेवल है वो कितना होता है? 9 to 11 बोल सकते हैं, या 8.5 से 10.3 एग्जैक्ट वैल्यू इसकी बोल सकते हैं। ओके, तो इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मान लो कैल्शियम कम हो गया तो अपनी बॉडी के सारे सिस्टम तो गड़बड़ा जाएंगे, तो उसको कौन मेंटेन करेगा? और ज्यादा हो गया तो उसको मेंटेन कौन करेगा? ओके, तो इसके बारे में अपन यहाँ पे समझेंगे, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैल्शियम का रेगुलेशन। अंडरस्टैंड? अपन पढ़ेंगे कैल्शियम रेगुलेशन। अब कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए अपनी बॉडी के अंदर 2 ग्लैंड होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। अंडरस्टैंड? क्या नाम है उनका? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। ये होती कहां है? ये अपना जो नेक का रीजन होता है। ओके, जैसे अपनी नेक होती है, नेक के रीजन के अंदर इस तरीके से होती है, ये है थायराइड ग्लैंड। ओके, और इस थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में 4 होती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड होती है, और ये कौन है? ये थायराइड ग्लैंड है। अंडरस्टैंड? जिनको अपन जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो एंडोक्राइन के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्या है? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे और कैसे कंट्रोल करती है, इसको अच्छे से अपन समझेंगे। देखो, यहाँ पे आपको 2 प्लेट दिखाई दे रही है। एक जो सेंटर वाली जो सीधी प्लेट है, ये वाली, ओके, ये वाली, इसके अंदर लिखा हुआ है कैल्शियम होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड 9 to 11 mg per 100 ml। अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस कब कंट्रोल रहता है? ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो कितना रहे, तो वो है 9 to 11।
9 to 11 नॉर्मल वैल्यू है, बल्कि जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इम्बेलेंस होगा कैल्शियम का लेवल, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इम्बेलेंस तो होना ही होना है। तो ये क्या हो गया, इम्बेलेंस हो गया, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज और इम्बेलेंस। और जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, तो भी क्या होगा, इम्बेलेंस होगा। जब ये इंक्रीज होगा तब तो यहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। ओके, कौन करेगा, जहां पे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अंडरस्टैंड। और जब ये लेवल कम होगा तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, अंडरस्टैंड। ओके, अब अपन बात करते हैं जो थायराइड ग्लैंड कैसे मेंटेन करेगा। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, यहां पे एक हार्मोन सीक्रेट करेगी, उसका नाम होता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। और ये कैल्सिटोनिन करता क्या है, ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, अपने जो ब्लड का जो लेवल है, कैल्शियम है ब्लड के अंदर जो बढ़ा हुआ है वहां से उठाएगा और कैल्शियम को कहां ले जाके डाल देगा, बोन के अंदर, बोन में इंक्रीज कैल्शियम लेवल, बोन में इंक्रीज करेगा कैल्शियम का लेवल। अब देखो यहां पे इसको समझने की एक चीज और है, पहले इसको अपन समझते हैं। और पैराथायराइड क्या करेगा, यहां से पीटीएच हार्मोन, यानी पीटीएच जिसको अपन पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं, यानी पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है, इसको अपन पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। ये पीटीएच सिक्रेट करेगा और पीटीएच क्या करेगा, यहां पे पीटीएच जब कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तब पीटीएच सिक्रेट हो रहा है, तो ये बोन से कैल्शियम का उठाएगा, बोन एंड टिथ से कैल्शियम लेकर ब्लड में लाएगा, ब्लड में क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, जिससे ये मेंटेन हो जाएगा, इससे ये मेंटेन हो गया और इससे ये मेंटेन हो गया, अंडरस्टैंड। ये दोनों रोल आप समझ गए। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, वो ये है कि अपनी बोन के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट सेल। इन दोनों को अच्छे से समझिए, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल, एक होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल। जो ओस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट, नाम से पता चल रहा है, क्लास्ट यानी तोड़ना, इसको आप, मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहां पे तोड़ना, और ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है जोड़ना। ओस्टियोब्लास्ट का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड, ओस्टियोब्लास्ट का क्या काम होता है, जोड़ना। ओके, तो जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है वो यदि एक्टिवेट होगी, यानी ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी यदि ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, सेल ज्यादा, वो सॉरी बोन ज्यादा मजबूत रहेगी, और ओस्टियोक्लास्ट ज्यादा एक्टिवेट रहेगी तो बोन ज्यादा टूटेगी, अंडरस्टैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या करती है, ये बोन को मजबूत बनाती है, यानी ये ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिविटी, ओस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिविटी इंक्रीज करता है, अंडरस्टैंड। और ये क्या करता है, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिविटी इंक्रीज करता है, अंडरस्टैंड। जब ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा पैराथॉर्मोन, तो ये क्या करेगा कि बोन से कैल्शियम को उठाएगा और ब्लड में लाके डालेगा, जिससे कि वो लेवल मेंटेन रहे। बल्कि उससे सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती है, अपन यदि बात करें तो बोन को मजबूत बनाने का काम करता है कैल्सिटोनिन और बोन को वीक बनाने का काम करता है पैराथॉर्मोन। जब पैराथॉर्मोन हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ेगी तो अपनी बोन्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इस रेगुलेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का रहता है। और जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन सीक्रेट करती है, किस सिचुएशन में, जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया है तो कैल्सिटोनिन सीक्रेट होगा और वो क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण से जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ, वहां से कैल्शियम को उठा के बोन में डाल देगा। और इसके साथ ही साथ यदि कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन सीक्रेट होगा और वो क्या करेगा, यहां से ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा कि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और बोन से कैल्शियम उठा के कहां लेके आ जाएगा, वहां पे ब्लड के अंदर लेके आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। अब अपन समझते हैं नेक्स्ट के अंदर, यहां पर अपन समझेंगे
हाइपोकैल्सीमिया को। ये तो अपना जनरल इंट्रोडक्शन था कैल्शियम के बारे में। अब अपन हाइपोकैल्सीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं अपन। हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया को आप क्या समझते हैं? हाइपो, हाइपो यानी क्या होता है? हाइपो यानी लो, अंडरस्टैंड? हाइपो यानी लो, कैल्सी, कैल्सी यानी कैल्शियम, और एमिया यानी होता है ब्लड। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो अपना जो टोटल सीरम जो लेवल होता है वो नॉर्मल से यदि कम हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, और जो नॉर्मल सीरम लेवल है उससे उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन हाइपरकैल्सीमिया। बल्कि आज की क्लास के अंदर अपने को हाइपोकैल्सीमिया डिस्कस करना है। ओके, तो जो ब्लड कैल्शियम का लेवल है वो 8.5 से कम हो रहा है तो उसको अपन हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, अंडरस्टैंड? अब अपन समझेंगे कोजेज के बारे में कि हाइपोकैल्सीमिया के कोज क्या हो सकते हैं, कि हाइपोकैल्सीमिया प्रोड्यूस हो जाए ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है, अंडरस्टैंड? हाइपोकैल्सीमिया कोज होने की कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है? देखो यहां पे सबसे पहले है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा? पैराथायराइड ग्लैंड क्या काम करती है? पीटीएच हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो ये क्या करेगी? पीटीएच को सिक्रीट ही नहीं कर पाएगी। ओके, और ये करता क्या है? पैराथायरॉयड क्या करता है? अपने ब्लड के अंदर, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम किसका है? पैराथायरॉयड का है। और पैराथायरॉयड कहां से आता है? पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। बल्कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा? पीटीएच डिक्रीज होगा, पीटीएच डिक्रीज होगा, पीटीएच बनेगा नहीं, और पीटीएच नहीं बनेगा तो वहां से बोन से कैल्शियम ब्लड में नहीं आ पाएगा। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, अंडरस्टैंड? तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कैसे कोज करते हैं समझ गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी और इनसुफिशिएंसी। विटामिन डी का क्या काम रहता है? विटामिन डी भी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करती है। ओके, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करती है। कैसे करती है? क्योंकि ब्लड के अंदर एनी टाइम कैल्शियम रहता है, ब्लड इन कैल्शियम है। जब ये किडनी में जाता है तो किडनी के अंदर विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है ये? कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, अंडरस्टैंड? और जब रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता जाएगा। बल्कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो जिसका कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा और हाइपोकैल्सीमिया क्रिएट हो जाएगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अल्टर्ड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म ड्यू टू मेडिकेशन यूजेज। यदि अपन ऐसी कोई मेडिसिन खा रहे हैं जिसके कारण से विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर ऑल ओवर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगा, और विटामिन डी डिक्रीज होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा कैल्शियम का। कहां से? किडनी से। और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया, अंडरस्टैंड? हो गई सिचुएशन कोज। अब अपन बात करते हैं डिजीज अफेक्टिंग द किडनी एंड लीवर। ऐसी कोई डिजीज जो लीवर और किडनी को अफेक्ट कर रही है। तो जैसे लीवर और किडनी क्या करते हैं? किडनी तो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और लीवर क्या करता है? कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करता है। अब यहां पे क्या रहेगा? जब लीवर खराब है तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा यानी हाइपोकैल्सीमिया आकर हो गया। इसके बाद यदि किडनी खराब हो गई तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा यूरिन के साथ, और कैल्शियम बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया यानी डिक्रीज कैल्शियम लेवल। और ये दोनों एक साथ सिचुएशंस हो गई तो फिर तो भाई भगवान ही नहीं बचाएगा। फिर तो क्या होगा? कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, हाइपोकैल्सीमिया आकर हो ही गया। क्योंकि दोनों तरफ से इसके तो दो दुश्मन लग गए, इधर से तो किडनी एक दुश्मन लग रही थी या लीवर एक दुश्मन लग रहा था, तो क्या पता एक दूसरा तो कम से कम बचे। बल्कि जब दोनों ही दुश्मन बन गए तो वहां उसको बचाने वाला कोई नहीं है। फिर अपन बात करेंगे सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ओके, यानी सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म तो है, बल्कि हाइपोथायरॉयडिज्म सूडो क्यों बोला गया? सूडो का मतलब होता है फाल्स। ओके, फाल्स। हाइपोथायरॉयडिज्म है नहीं, बल्कि क्या है? यहां से पीटीएच तो निकल रहा है, और पीटीएच का काम क्या है? वहां से बोन से कैल्शियम को उठा के ब्लड में लाना। बल्कि जो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है इसके अंदर उसके लिए रेसिस्ट हो चुका होता है। जो पैराथ हार्मोन निकला है इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती है,
यानी ये केपेबल नहीं होता है कि वहां से बोन से कैल्शियम को उठाए और ब्लड में लाए, क्योंकि ये रेसिस्ट हो चुका है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो अपन जब भी सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में पूछा जाए, तो उसके अंदर यदि पूछा जाए कि उसमें पीटीएच का लेवल नॉर्मल होता है या कम होता है, तो उसके अंदर पीटीएच का लेवल नॉर्मल ही होता है। यानी वैसे पैराथायरॉयडिज्म हार्मोन के अंदर क्या होता है, यदि पैराथायरॉयडिज्म हुआ है तो उसमें क्या होगा, यदि नॉर्मली पूछा जाए कि पैराथायरॉयडिज्म है, कौन सा पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, तो उसमें क्या होगा, पीटीएच का लेवल डिक्रीज रहता है। बल्कि यदि सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पूछा जाए तो वहां पे पीटीएच का लेवल नॉर्मल होता है, बल्कि वो अपनी बॉडी में काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रेसिस्ट हो चुका है वहां पे, और जब रेसिस्ट हो गया तो काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वहां पे पीटीएच वर्किंग नहीं करेगा, तो वहां से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, और यानी डिक्रीज लेवल, तो हाइपोकैल्सीमिया। अंडरस्टैंड, हाइपोकैल्सीमिया आकर, अंडरस्टैंड। फिर अपन बात करते हैं हंगरी बोन सिंड्रोम। अब इस हंगरी बोन सिंड्रोम में क्या होता है कि अपनी बोन को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती है, सिर्फ एक कैल्शियम ही जरूरी नहीं होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। जब अपनी बॉडी के अंदर इन सभी चीजों का लेवल एक साथ डिक्रीज हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं हंगरी बोन सिंड्रोम। हंगरी यानी बहुत ही ज्यादा भूखी है बोन, बोन को सब कुछ चाहिए। जब एक ऐसा होता है ना कि जब भूख लगी है, तो भूख लगी है तो उसको जरूरी नहीं होता कि उसको मिठाई मिले या अच्छा कोई यम्मी फूड मिले या फिर एक सूखी रोटी मिल जाए उसको, तो डिपेंड नहीं करता कि उसको क्या मिला है। जब वो भूखा है तो कुछ भी खा लेगा, जब उसका पेट भरा हुआ है तो उसको कुछ चीज यम्मी दिख रही है तो वहां पे खाने के लिए इंटरेस्टेड होगा, जब कोई चीज यम्मी नहीं है तो नहीं नहीं यार पेट भरा हुआ है। अंडरस्टैंड ना। तो हंगरी बोन सिंड्रोम में क्या रहता है, हंगरी बोन सिंड्रोम के अंदर वो कहता है भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास कैल्शियम है, ना फॉस्फोरस है, ना मैग्नीशियम है, जो आता है उसी को मैं ले लूं। तो जब इसके अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई और कैल्शियम की भी कमी है, तो जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम आएगा उठा के अपने अंदर डाल लेगा कि मेरे पास तो कमी कमी है। ओके, तो यानी वो जितना उसको नेसेसरी है, जितना कैल्शियम चाहिए उससे एक्स्ट्रा ले लेगा, क्योंकि वहां पे हंगरी बोन सिंड्रोम है। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, वैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है हंगरी बोन सिंड्रोम का, इसके मैकेनिज्म को अपन डिटेल से समझेंगे। ओके, तो आप यहां समझ लीजिएगा कि सभी मिनरल्स की कमी हो जाती है इसके अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। अंडरस्टैंड। इसके बाद अपन बात करेंगे इन्फ्यूजन ऑफ फॉस्फेट। इन्फ्यूजन ऑफ फॉस्फेट, जब फॉस्फेट का इन्फ्यूजन अपन कर देंगे उसको, तो क्या होगा, फॉस्फेट और कैल्शियम के आपस में बनती नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे अपन ने हाइपोनेट्रीमिया को डिस्कस किया था, तब वहां पे आपको मैंने समझाया था कि जब सोडियम और पोटेशियम की कभी नहीं बनती है, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ओके, और जब वाटर होता है, वाटर की और सोडियम की बहुत ही अच्छे से बनती है, इन दोनों की अच्छी दोस्ती है और इन दोनों के कभी नहीं बनती है। और इसी पे एक मैकेनिज्म बन गई थी हाइपोनेट्रेमिया और हाइपरनेट्रेमिया को इजीली अपन ने डिस्कस किया था। अंडरस्टैंड ना। उसी तरीके से फॉस्फेट और कैल्शियम की कभी नहीं बनती है। अंडरस्टैंड। तो जब फॉस्फेट का ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो फॉस्फेट जहां ज्यादा होगा तो वहां कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं रैपिड सीट्रेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रैपिड सीट्रेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब यह होता है कि जो अपना ब्लड होता है, जब किसी को ट्रांसफ्यूज करना होता है तो उसके अंदर उस ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो, इसके लिए उसके अंदर सीट्रेट सोडियम होता है, यानी सोडियम सीट्रेट होता है, सोडियम सीट्रेट होता है। और जब किसी को अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो जब जितना पुराना ब्लड होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर सोडियम सीट्रेट ज्यादा होता है। ओके, तो ये क्या करता है, उसके अंदर ब्लड के अंदर अपने पास जाके और जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम के ऊपर चिलेटिंग एजेंट्स के रूप में उसके ऊपर बाइंड हो जाता है और उसके बाद उस कैल्शियम को काम नहीं करने देता है। तो ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर क्या कोज करवा देता है, ये हाइपोकैल्सीमिया कोज करवाता है। ये क्या करवाता है, हाइपोकैल्सीमिया कोज करवाता है, जिसको अपन जब ब्लड पढ़ते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि अपन ब्लड पढ़ चुके, जहां पे मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको। ओके, तो रैपिड सीट्रेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा रैपिड क्यों बोला गया है, देखो सीट्रेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलरेडी हाइपोकैल्सीमिया कोज करता है, बल्कि यहां पे रैपिड क्यों दिया गया है, रैपिड इसलिए दिया गया है कि अपनी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, इस लीवर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप कितना भी फास्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो और कितना भी सीट्रेट हो उसको मेटाबोलाइज कर देता है, ये हाइपोकैल्सीमिया कोज ही नहीं होने देता है। यानी जब भी अपन नॉर्मली 1-2 यूनिट किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उससे कभी भी हाइपोकैल्सीमिया आकर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपने लीवर की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। वो क्या करता है, वहां पे ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर
उसको मेटाबोलाइज कर देता है, यानी कैल्शियम को मेटाबोलाइज करेगा इसको और वहां से बाइकार्बोनेट बना देगा। किसमें मेटाबोलाइज करता है? बाइकार्बोनेट में मेटाबोलाइज करता है उसको। बल्कि यदि किसी पेशेंट को कोई सीवियर ब्लड लॉस का पेशेंट आ गया है इमरजेंसी के अंदर, कोई ट्रॉमा पेशेंट है, उसको हर मिनट के अंदर 5 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ओके, यानी सॉरी, हर 5 मिनट से कोई 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, यानी 5 मिनट हुए 1 यूनिट दे दी, 5 मिनट हुए 1 यूनिट दे दी, तो उससे क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया कोज होगा। अदरवाइज अपने लीवर के अंदर कैपेबिलिटी है किसके लिए? उसको मेंटेन करने के लिए। अंडरस्टैंड ना? यानी एक तरीके से अपने लीवर के कैपेबिलिटी की अपन बात करें तो 1 यूनिट ब्लड के अंदर जितना सीट्रेट है, ओके ना, तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जितना वर्किंग कैपेसिटी चाहिए होती है वो अपने लीवर में है। वो कभी हाइपोकैल्सीमिया कोज नहीं देने होने देगा, बल्कि रैपिडली अपन ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर अपन 1 मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया अकर होता है। ओके, उसके बाद करते हैं मेडिसिन लाइक। कुछ मेडिसिन भी होती है जो अपनी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया कोज करवाती है। अंडरस्टैंड? जैसे सिस्प्लेटिन हो गया, एक तरह की नियोप्लास्टिक ड्रग होती है जो सेल का डिस्ट्रैक्शन करती है। ओके, बिसफॉस्फोनेट, एंटी इपिलेप्टिक, अमाइनोग्लाइकोसाइड, प्रोटीन पंप इनहिबिट। हालांकि अपन जब फार्मा पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से एक एक की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अपन एक एक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो अपना टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। अंडरस्टैंड ना? तो आज का जो अपना क्लास है वो तो सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया के बारे में है, बल्कि जब भी अपन फार्मा के अंदर ये ड्रग्स पढ़ते हैं तो वहां पे इनकी मैकेनिज्म जब पढ़ते हैं तो अपने आप वहां पे समझ में आ जाता है। ओके, बल्कि जब एंटी इपिलेप्टिक ड्रग और सिस्प्लेटिन के बारे में एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछा जाता है, ये हाइपोकैल्सीमिया कैसे कोज करता है, इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। ओके, बल्कि जब मैं फार्मा पढ़ाता हूं तो वहां पे पढ़ाता हूं ये सिस्प्लेटिन और एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है वो कैसे हाइपोकैल्सीमिया कोज करती है। अंडरस्टैंड ना? ओके, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे अपन अब यहां पे अपन साइन एंड सिम्टम समझेंगे। देखो, अपन ने कोज समझ ली है कि हाइपोकैल्सीमिया कैसे कोज होता है, यानी कैसे अपनी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होता है, बल्कि अब इसके साइन एंड सिम्टम को समझेंगे। साइन एंड सिम्टम समझने के लिए निमोनिक बनाया है, उस निमोनिक को आप अच्छे से समझेंगे तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अंडरस्टैंड ना? तो इसका एक निमोनिक है, यदि आपको याद रह जाता है तो एक निमोनिक है। हालांकि इसके एक निमोनिक और भी है, दोनों में से कोई भी याद रह जाता है तो ठीक है। इसका निमोनिक है स्केंट, SCANT। वैसे इजीली याद रहने वाला है, जिसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया के साइन, सभी साइन एंड सिम्टम इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके अंदर एक एक को अपन समझेंगे, SCAN और T। अंडरस्टैंड? एच यानी होता है स्पाज्म। अंडरस्टैंड? स्पाज्म कहां स्पाज्म होता है? लेरिंगो स्पाज्म। जब भी हाइपोकैल्सीमिया होता है तो लेरिंग्स के अंदर स्पाज्म हो जाता है। ओके, हालांकि अदर बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण से भी स्पाज्म होता है, यानी कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर जाती है तो उस कंडीशन में लेरिंग्स के अंदर स्पाज्म हो जाता है। एलर्जी के कारण से होता है, अस्थमा के कारण से होता है, अदर बहुत सारे रिलेटिवली कोज है। बल्कि अपन जब भी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा तो लेरिंगो स्पाज्म तो होगा ही होगा, तो एस से अपन स्पाज्म याद रह जाएगा। और स्पाज्म याद आते ही एक ही चीज याद आएगी कि सबसे ज्यादा स्पाज्म होता है तो कहां होता है? लेरिंग्स के अंदर होता है। तो क्या हो गया? लेरिंगो स्पाज्म हो गया। अंडरस्टैंड? उसके बाद सी की बात करेंगे तो सी से कन्वर्जन। जब भी अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो कन्वर्जन आएंगे। कैसे? टिटेनी होगा उससे, जब पहले कन्वर्जन आएंगे, कन्वर्जन से टिटेनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सी से कन्वर्जन आप याद रखिएगा। वो कैसे होता है? कन्वर्जन आते क्यों है? देखो, जब हाइपोकैल्सीमिया होता है तो कन्वर्जन क्यों आते हैं? एक तरीके से जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर एक्सेस एक्टिविटी ट्रिगर्ड हो जाती है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ती है? देखो, कोई भी सेल्स हो, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स भी एक सेल है। सभी सेल्स के ऊपर सोडियम के चैनल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? सोडियम के चैनल्स होते हैं। और जब किसी भी मसल्स की, किसी भी सेल्स की जो एक्टिविटी होती है, किसी भी मसल्स की एक्टिविटी होती है, वो कैसे होती है? जो सोडियम के चैनल्स होते हैं, इनके बीच में सोडियम और पोटेशियम के, कैल्शियम के चैनल्स होते हैं जो आपस के अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं। और उससे अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर भी यही चैनल होते हैं, तो उससे एक्शन पोटेंशियल होते हैं। ओके, और एक्शन पोटेंशियल से उसके अंदर न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होती है वो जनरेट होती है। ओके, उसका ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स का। तो इसके अंदर एक्टिविटी एक्सेस हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो उससे क्या होगा? कन्वर्जेंस आएंगे। वो कैसे आएंगे वो अपन इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, जहां पॉइंट आएगा वहां आपको मैं समझाऊंगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं अरिथमिया। अंडरस्टैंड? अरिथमिया कैसे होगा? देखो, यहां पे भी क्या होगा? जब मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, ओके, कन्वर्जन आना, टिटेनी होना, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ना, ये सभी चीजें एक ही है।
अंडरस्टैंड? जब कैल्शियम की कमी होगी तो कोई भी अपनी बॉडी की मसल्स हो, कोई भी अपनी सेल्स हो, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सभी मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। हार्ट के अंदर स्मूथ मसल है, हार्ट की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जब एक तो इसको लब डब एक रेगुलर पीरियड से कर रहा है ये, और जब इस पे कैल्शियम की कमी होगी तो एक्टिविटी बढ़ेगी, ओके, ट्रिगर होगी, तो उसके कारण से क्या होगा, लब डब ऐसे हो जाएगा, यानी उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, कार्डियक का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी ब्लड का फ्लो आगे बढ़ता है। देखो दो चीज होती है, हार्ट के बीट करने से ब्लड पंप होता है, ये अपन समझ सकते हैं, बल्कि हार्ट के बहुत ज्यादा बीट करने से ज्यादा ब्लड पंप नहीं होता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हार्ट कितना बार बीट कर रहा है, बल्कि ये जरूरी है कि हार्ट कितना कंप्रेस कर रहा है हार्ट को। देखो एक हार्ट के एक कॉन्ट्रैक्शन में अपना 70 ml ब्लड क्या होता है, पंप हो गया एक बार में। अंडरस्टैंड ना? एक बार पंप किया नॉर्मली 70 ml ब्लड पुश हो गया। बल्कि हार्ट ऐसे करेगा लब डब ऐसे डब डब, तो उसके कारण से क्या होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, दो तो तीन चार पांच ml ब्लड बाहर जाएगा। तो उससे कौन सा क्या हो जाएगा, उससे बीपी थोड़ी बढ़ेगा उससे। तो कार्डियक का आउटपुट तो क्या होगा, कम होगा। और कार्डियक आउटपुट कब कम होता है, जब अरिथमिया हो। अरिथमिया में क्या होता है, देखो अरिथमिया के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है हार्ट की बीट, ओके, एक होती है बीट, एक होता है रिदम, एक होता है रिदम। अंडरस्टैंड? बीट में तो क्या होता है, बीट के अंदर तो लब डब ये एक्टिविटी होती है। रिदम में क्या होता है, जैसे एक बीट आई यहां पे, फिर 2 सेकंड बाद फिर बीट आई, 2 सेकंड बाद फिर बीट आई, 2 सेकंड बाद फिर बीट आई। रिदम अब नॉर्मल कब होती है, रिदम अब नॉर्मल जब होती है कि जब यहाँ पे 2 सेकंड से बीट आ रही है, कभी 4 सेकंड से आ रही है, कभी 6 सेकंड से बीट आ रही है, कभी 8 सेकंड से बीट आ रही है, यानी इसकी इरेगुलरिटीज है। बल्कि अरिथमिया के अंदर क्या है, रिदम आ ही नहीं रही है, वो तो इरेगुलर रिदम है, बल्कि अरिथमिया के अंदर रिदम आ ही नहीं रही है, रिदम हो ही नहीं रही है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो वो सब सिचुएशंस कैसे होगी वहां पे, जब उसको कन्वल्जन्स आएंगे, जब उसके अंदर मसल्स के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? हालांकि इसको अरिथमिया को भी सीवीएस के अंदर ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड ना? बल्कि जब अरिथमिया होगा तब अपन ईसीजी चेंजेस की बात करें तो वहां पे प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है। देखो हर बात जब भी एग्जाम्स होती है, एम्स तो जब भी मोस्टली एग्जाम्स करवाता है तो वो ईसीजी चेंजेस पूछता है, और उसके अंदर मोस्ट ऑफ दी पूछता है तो हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया, 60-70% चांस तो इन दो के बारे में पूछता है मोस्टली। उसके बाद यदि पूछता है तो चार चीजें, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सियमिया या फिर हाइपरकैल्सियमिया, इन चारों के बारे में पूछता है। अंडरस्टैंड? तो इनके बारे में ईसीजी चेंजेस तो आपको पता ही होना चाहिए कि इन इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टर्बेंस से ईसीजी चेंजेस क्या हो सकते हैं और कैसे होता है। देखो किसी भी चीज को कभी रटा नहीं जा सकता, हर चीज की मैकेनिज्म को समझना होता है, क्योंकि जब वो मैकेनिज्म आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी तो उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि रट के कितने दिन तक रट लोगे आप। और इतना बड़ा सिलेबस होता है, 20 क्रॉस सब्जेक्ट होते हैं, इन 20 क्रॉस सब्जेक्ट को आप कैसे रट लोगे, ओके। और दूसरी चीज रही कि जो 4-5 सब्जेक्ट से पढ़ के पास होने वाली, तो वो तो आजकल जमाना ही चला गया, यानी आज के कंपटीशन के अंदर तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, ओके। हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि उन सभी सब्जेक्ट को उतना डीप पढ़े, जैसे कुछ सब्जेक्ट तो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है उनको कंप्लीटली ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बल्कि कुछ सब्जेक्ट है, रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, सोशियो, साइको, इस तरह के जो सब्जेक्ट है उनका कुछ कुछ टॉपिक्स ही एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना जरूरी होता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे अपन बात करेंगे कि ईसीजी चेंजेस की बात करें तो जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो वहां क्या होगा, जो क्यूटी इंटरवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, ओके, ये क्या है, ईसीजी वेव होती है, अंडरस्टैंड, जहां पे पी क्यू आर एस टी, तो यहां पे क्या बोला गया, क्यू टी, ये क्या है, क्यू, क्यू यहां पे है और टी कहां पे है, टी यहां पे है। तो जो क्यूटी का इंटरवल है वो बढ़ जाएगा, यानी एक तरीके से जो नॉर्मल एक ईसीजी वेव होती है वो इस तरह की होती है, बल्कि ये कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ओके, यानी ऐसे हो जाएगी, अंडरस्टैंड, कैसे हो जाएगी, यानी जो इंटरवल है ये जो इंटरवल है इसके बिटवीन वाला, ये इंटरवल क्या होगा, क्यूटी इंटरवल, ये इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये क्यूटी इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा किसमें, अरिथमिया की सिचुएशन में। और अरिथमिया कब हो रहा है, जब हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, ओके। अब बात करेंगे एन से, एन से हो रहा है नमनेस। नमनेस कॉमन सी बात है कि नमनेस आती है जो हाइपोकैल्सीमिया के बारे में,
बहुत टाइम से अपन पढ़ते जा रहे हैं, जब भी आप नर्सिंग में एडमिशन लिया होगा तब टिटेनी, नमनेस ये तो पढ़ते जा रहे थे। बल्कि क्यों होती है ऐसा और कहां सबसे ज्यादा होता है? देखो, ओरल और पेरी ओरल नमनेस सबसे ज्यादा होता है। ओरल और पेरी ओरल जो नमनेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और पेरेस्थेसिया इन लिम्स देखने को मिलती है। वो भी क्यों होती है? वो भी मसल्स के ट्रिगरेड के कारण से भी होती है। ओके, जो मसल्स होती है वो ट्रिगर हो रही है हाइपोकैल्सियमिया के कारण से, उससे पेरेस्थेसिया हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं टिटेनी, जो नॉर्मली अपन पढ़ चुके हैं, टिटेनी कन्वर्जन से ही टिटेनी होता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं, एक तो होता है ट्रोजुसाइन, एक होता है चोवस्टिक साइन। इनके बारे में एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन दोनों साइंस को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कंप्लीट है जो हाइपोकैलेमिया जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है अकेले। अंडरस्टैंड ना? तो इन दोनों को अच्छे से समझते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब इसे थोड़ा आगे समझेंगे, इससे पहले अपन एक दूसरा निमोनिक सोर्स देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को अपन समझेंगे। यदि वो निमोनिक यदि आपको याद नहीं रहता है तो एक निमोनिक और है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। हो सकता है किसी को कोई नाम पसंद नहीं आया है, ओके, स्कैंड किसी को पसंद नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, आप केट्स गोनम याद रख सकते हैं, ये भी एक अच्छा निमोनिक है, केट्स गोनम। ओके, ये भी आप निमोनिक याद रख सकते हैं, CAT और नम्स, यानी एस से स्पाज्म, केट्स, यहाँ पे CATS, केट्स। फिर बात करते हैं नम, नम यानी नमनेस इन फिंगर्स, जो पेरेस्थेसिया होता है लिम्स के अंदर, तो नमनेस इन फिंगर्स इससे हो गया। सी से कन्वर्जन हो गया जो अपन उधर डिस्कस कर चुके हैं, ए से एरिथमिया हो गया, टी से टिटेनी हो गया, और एस से स्पाज्म, स्पाज्म तो होगा ही होगा, कौन सा? लेरिंगो स्पाज्म। और जब भी लेरिंगो स्पाज्म होता है तो उससे क्या होता है? स्ट्रिडोर साउंड आती है। अंडरस्टैंड ना? तो ये भी एस से ही बन रहा है, यहाँ पे स्पाज्म और स्ट्रिडोर दोनों याद रख सकते हैं आप, कि जब भी हाइपोकैल्सियमिया होगा तो उससे क्या होगा? लेरिंगो स्पाज्म होगा, और लेरिंगो स्पाज्म से क्या होगा? स्ट्रिडोर साउंड आएगी वहां पे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एक तरह का निमोनिक है। ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे ट्रोजुसाइन। ठीक है, ट्रोजुसाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, इन दोनों साइंस के बारे में। काफी बार तो सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी से होता है, इस ट्रोजुसाइन में क्या होता है। ओके, तो इसके अंदर जो होते हैं रेस्पॉन्स होता है, उस रेस्पॉन्स को भी पूछ लिया जाता है, कहां होता है, किस तरीके से इसको असेस करते हैं, कि जब भी अपने हाइपोकैल्सियमिया किसी में है और वहां पे अपने को ट्रोजुसाइन देखना है, तो ट्रोजुसाइन को अपन कैसे देखते हैं? देखो, यहां पे इसकी डेफिनेशन है कि इंडेक्शन ऑफ कार्पोपेडल स्पाज्म, अपने को इस साइन को असेस करने के लिए, बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सियमिया को असेस करने के लिए अपने को कार्पोपेडल स्पाज्म को इंडेक्शन करना होता है। और वो इंडेक्शन कैसे होता है? कार्पोपेडल स्पाज्म कहां है? हाथ के अंदर जो कार्पल्स के अंदर और पेडल्स के अंदर जो स्पाज्म, जो मसल्स होती है उसको अपन कार्पोपेडल बोलते हैं। तो जो कार्पोपेडल और स्पाज्म अपने को इन्फ्लेट करना होता है, कैसे करते हैं? कि इसको इंडेक्शन करना होता है, यानी बढ़ाना होता है। कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन ऑफ स्पाइग्मोमेनोमीटर अबो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर 3 मिनट्स। देखो यहां पे क्या रहता है, सबसे पहले तो स्पाइग्मोमेनोमीटर क्या है? बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी इंस्ट्रूमेंट। अंडरस्टैंड? यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम के अंदर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बीपी इंस्ट्रूमेंट इस हैंड पे बंधा हुआ है। ये क्या है? बीपी कप है, वैसे स्पाइग्मोमेनोमीटर का क्या है? ये कप है जिसको यहाँ पे बांध रखा है। ओके, और यहाँ पे ये बैलून है जिसको इसको इन्फ्लेट करने के काम में आता है। तो इसको एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? देखो, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। बल्कि अपने को क्या करना होता है, जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, इस ब्लड प्रेशर से अपने को ऊपर, यानी अबोव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इस ब्लड प्रेशर से अपने को नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, इससे ऊपर अपने को इसको इन्फ्लेट करना होता है। जैसे 120 है तो इसको अपन 130 कर सकते हैं, 140 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, कि यानी नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से इसको थोड़ा सा ऊपर अपने को इन्फ्लेट करके रखना होता है। ओके, ओके, और वो भी कितने टाइम के लिए? 3 मिनट के लिए, यानी 3 मिनट तक, 3 मिनट तक इसको अपन इन्फ्लेट करके ही रखेंगे। तो उसके बाद क्या रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपन पता लगा पाते हैं कि ये कौन सा साइन है, ट्रोजुसाइन इसके अंदर पॉजिटिव है या फिर नहीं है। ओके, यदि पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या क्या रेस्पॉन्स आएंगे? कार्पोपेडल स्पाज्म कैरेक्टराइज्ड बाय। ओके, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे इसको? इसके लिए 4 चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है, इन चारों चीजों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, ये 4 चीजें ही होती है जो ट्रोजुसाइन को यहां पे इंडिकेट करती है। सबसे पहला है एडेक्शन ऑफ थंब। ओके,
एडेक्शन ऑफ थंब। यहां आपको देखो डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो थंब है ये कैसे हो रखा है, अंदर वाली साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा थंब इस तरीके से। देखो किसी भी चीज को ये आउटसाइड के अंदर जो नॉर्मल इसकी लोकेशन है, ये इसको हैंड को सीधा किया, यहाँ पे थम्स है, इस थम्स को यदि अंदर वाली जा रहा है साइड तो ये क्या हुआ एडेक्शन, और बाहर वाली साइड हो रहा है तो एबडेक्शन। अपनी बॉडी होती है जो सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी से कोई भी चीज की आउटसाइड में जो मूवमेंट हो रही है उसको अपन बोलते हैं एबडेक्शन, और जो अंदर वाले साइड में जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं अपने एडेक्शन। ओके, तो इसके अंदर थंब का तो क्या होगा एडेक्शन होगा, जो थंब का एडेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर दूसरा बात करते हैं फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। देखो अपनी बॉडी के अंदर ये हैंड है, इसको ऐसे करेंगे तो क्या है ये फ्लेक्शन है, यदि आउटसाइड में करेंगे तो क्या है एक्सटेंशन है। तो यहां पे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पो यानी मेटाकार्पल्स कहां है, मेटाकार्पल्स जहां से जो फिंगर्स जुड़ी रहती है, फेलेंजेस जिसको अपन फेलेंजेस बोलते हैं, जो जुड़ी रहती है उस जॉइंट को, जहां फेलेंजेस और मेटाकार्पस दोनों के बिटवीन जो जॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, जहां से फिंगर्स जुड़ती है। देखो ये वाला जो जॉइंट है इस जॉइंट को अपन क्या बोलेंगे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, और जो ये दो जॉइंट आगे और आते हैं फिंगर में इनको क्या बोलते हैं, इनको इंटरफैलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। तो जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है इसमें क्या होगा फ्लेक्शन होगा। देखो फ्लेक्शन कैसे होगा ऐसे, जो आगे वाली इंटरफैलेंजियल जॉइंट है इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हो रहा है। जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि जो इसके साथ ये वाली फिंगर्स है, ये जो फर्स्ट फिंगर है थम्स के पास, ये फिंगर्स जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है यहां से कंप्लीटली फ्लेक्स हो चुकी है, बल्कि इंटरफैलेंजियल जॉइंट के अंदर ऐसा मूवमेंट नहीं है इसमें। ओके, तो ये सिर्फ फ्लेक्शन हो रही है, इसके साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ इंटरफैलेंजियल जॉइंट, और इंटरफैलेंजियल जॉइंट कैसे हो रहा है एक्सटेंशन हो रहे हैं, सीधे हो रहे एकदम। ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। जो रिस्ट कहां है, ये वाली रिस्ट है। ओके, इस रिस्ट को कैसे हो रही है, ये तो एक्सटेंशन होता है ये फ्लेक्शन होता है, तो रिस्ट का क्या हो रहा है फ्लेक्शन हो रहा है, तो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट दिखाई देता है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी होती है ट्रोजोसाउंड को असेस करने के लिए। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अपन ट्रोजोसाइन को कैसे देखेंगे, कि अपन एक बीपी कप उसको बांध देंगे इस मैनोमीटर का, और उसके बाद उसको इन्फ्लेट करेंगे बैलून से, और इन्फ्लेट करने के बाद कितना इन्फ्लेट करेंगे, जो उसका सिस्टोलिक बीपी है उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जहां होता है उससे थोड़ा ज्यादा। मान लो मेरा ब्लड प्रेशर यदि 130 है तो उसको 140 अपन आगे उसको इन्फ्लेट करेंगे, और उसके बाद 3 मिनट तक उसको कंटिन्यूसली वैसे ही रखेंगे। तो 3 मिनट बाद उसका जो रेस्पॉन्स आता है हैंड्स के अंदर, उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपन पता लगा पाते हैं कि इसके अंदर ट्रोजोसाइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और इसके साथ ही साथ इसकी चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, चार पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। जो नंबर 1 होता है वो होता है एडेक्शन ऑफ थंब। ओके, एडेक्शन ऑफ थंब, एडेक्शन ऑफ थंब को कैसे पता चलेगा, ये एडेक्शन हो रहा है इसके अंदर, एबडेक्शन नहीं हो रहा है एडेक्शन हो रहा है। नंबर 2 फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ये जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है जो मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच है, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है, और एक्सटेंशन हो रहा है किसका इंटरफैलेंजियल जॉइंट का। ये दोनों जॉइंट कौन से इंटरफैलेंजियल है, जो एक फिंगर्स के बीच में यानी एक फेलेंजेस के बीच में होते हैं वो, तो उसमें क्या हो रहा है एक्सटेंशन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं रिस्ट की, तो रिस्ट में क्या हो रहा है फ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है इसको अपन ट्रोजोसाइन बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको एक डायग्राम में भी ये दिखाई दे रहा होगा। अंडरस्टैंड ना, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे सोवोस्टिक साइन की, कि सोवोस्टिक साइन को अपन कैसे असेस करते हैं, इसको भी अपन डिटेल से समझते हैं। यहां पे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इपिसिलेटरल फेशियल मसल, देखो यहां पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ओके एक सेकेंड, ओके यहां समझेंगे अपन। देखो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इपिसिलेटरल मसल, अब ये इपिसिलेटरल क्या बला है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो एक तो होता है इप्सिलेटरल, एक होता है कॉन्ट्रालेटरल। ये टर्मिनोलॉजी के बहुत ही अच्छे वर्ड है, इनको आप जरूर समझ लीजिएगा। इपिसिलेटरल यानी होता है सेम साइड, सेम साइड, और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड। यानी अपन कोई भी एक्शन इधर कर रहे हैं और उसका इफेक्ट इधर देखने को मिल रहा है तो वो क्या होगा कॉन्ट्रालेटरल, बल्कि अपन एक्शन इधर कर रहे हैं और रेस्पॉन्स भी इधर ही देखने को मिल रहा है तो वो क्या है इप्सिलेटरल। तो इसके अंदर इपिसिलेटरल जो फेशियल मसल होती है उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी जिस तरफ अपन
एक फिंगर से, यानी एक तरह से इलिसिएट करते हैं किसको, कॉन्ट्रेक्शन को, यानी नर्व को। कहां पे करते हैं, देखो एंटीरियर टू ईयर, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को पढ़िए पहले, कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इपिसिलेटरल फेशियल मसल इलिसिएटेड बाय टेपिंग द फेशियल नर्व जस्ट एंटीरियर टू ईयर। देखो जो ईयर है, ईयर के एंटीरियर में क्या आ गया, ईयर के एंटीरियर में क्या है, यहाँ पे ईयर के एंटीरियर के अंदर जो फेशियल नर्व होती है, इस फेशियल नर्व को अपन टेपिंग करेंगे और टेपिंग करके यहाँ पे नर्व इंपल्स को इलिसिएट करेंगे, जिनके कारण से क्या होगा, अपने सेम साइड के अंदर अपन ने बात की यहाँ पे इपिसिलेटरल, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल होती तो इधर वाली साइड में होता, बल्कि इप्सिलेटरल बात कर रहे हैं तो सेम साइड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा इसका। और कॉन्ट्रेक्शन से कैसे मूवमेंट देखने को मिलेगी, कि अपने जो लिप्स है उसके अंदर ट्विचिंग देखने को मिलेगी, कि जैसे ही अपन दबा के रखेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, ओके अंडरस्टैंड ना, लिप्स की मूवमेंट होगी यहां से दबाने पे, अंडरस्टैंड ना, इस तरह की। बल्कि जो मेरी जो मूवमेंट हो रही है वो तो किधर हो रही है, पूरे लिप्स की हो रही है, बल्कि जब जिसका चौवस्टिक साइन प्रेजेंट होता है, जिसका पॉजिटिव होता है, उसमें क्या होता है, इसके एक साइड के लिप्स है उनकी मूवमेंट होगी, यानी उसकी फेशियल मसल्स होगी, उसका खिंचाव होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिससे क्या होगा, लिप्स की मूवमेंट वहां पे दिखाई देगी। ओके, तो इसके अंदर रेस्पॉन्स की अपन बात करें तो क्या होता है, ट्विचिंग ऑफ लिप्स ऑफ स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल्स, अंडरस्टैंड ना, कि ट्विचिंग होगी लिप्स की, किस कारण से होगी, फेशियल मसल्स के अंदर स्पाज्म के कारण से होगी, सेम साइड के अंदर, अंडरस्टैंड ना। तो ये हो गया चॉपस्टिक साइन। ओके, अब अपन बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन की। अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया तो हो गया, अब अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए, मरीज है उसको हाइपोकैल्सीमिया है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अपना नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकता है, असेस फॉर ट्राउजी एंड चौवस्टिक साइन। सबसे पहला काम तो यही है कि उसके अंदर ट्राउजी साइन और चौवस्टिक साइन को जरूर मेजर करना है, अपने को जरूर देखना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि वो पॉजिटिव है तो 100% उसको हाइपोकैल्सीमिया है, तो उसको तो अपने को असेस करते ही रहना है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राउजी साइन और चौवस्टिक साइन, इन दोनों को असेस करते रहना है। उसके बाद वाइटल साइन तो अपना मेन रोल है, वाइटल साइन तो देखने ही देखने। हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया के कारण से हार्ट की मसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई है, जिनके कारण से अरिथमिया हो गया हो, ब्लड ज्यादा पंप नहीं हो पा रहा हो, बीपी गिर गया हो, तो वाइटल साइन तो अपने को देखने ही देखने हैं, क्योंकि उसके कारण से हार्ट रेट डिफरेंट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिफरेंट हो जाएगी, पल्स डिफरेंट हो जाएगी, तो वाइटल साइन तो सब डगमगाएंगे ही। ओके, अपने को बाउल साउंड देखते रहना है, ओके, क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन करवाना किसका काम है, कैल्शियम का, इसलिए इसको बाउल साउंड को जरूर देखते रहना है। इसके बाद प्रोवाइड फूड्स हाई इन कैल्शियम, ऐसा फूड उसको प्रोवाइड करना है जिसके अंदर कैल्शियम ज्यादा हो, जिससे कि कैल्शियम की पूर्ति हो। ओके, फिर उसके बाद बात करेंगे मॉनिटर कैल्शियम ब्लड लेवल एंड ईसीजी। एनी टाइम अपने को जब भी हाइपोकैल्शियम का पेशेंट है तो उसका ब्लड का जो लेवल है, सीरम लेवल है, वो अपने को देखते रहना है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद बार बार ब्लड के सैंपल कलेक्ट करके उसको असेस करते रहना है। क्योंकि यदि किसी का हाइपोकैल्सीमिया है तो अपने को ब्लड का लेवल इसलिए देखना है कि वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अपन यदि लेवल नहीं देखेंगे तो इंक्रीज हो गया, और यदि नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया, अपन ने मान लो कुछ सोर्स दे रखा है उसको, अपन ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं कैल्शियम किसी भी तरीके से, और अपन ने यदि असेस नहीं किया तो वो कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो हाइपर कैल्शियम कोज हो सकता है। और जब जो हाइपोकैल्शियम के कारण से जो सिचुएशंस डेवलप हो रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसी तरीके से हाइपर कैल्शियम के कारण से भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अपने को तो नॉर्मल मेंटेन रखना है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को असेस करते रहना है और ईसीजी चेंजेस को भी देखते रहना है। ओके, क्योंकि वहां पे क्यूटी इंटरवल बढ़ गया है, किसके कारण से, हाइपोकैल्शियम के कारण से, पर हो सकता है क्यूटी इंटरवल से कुछ चेंज हो रहा है, इसका मतलब कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो गया या तो, या फिर ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी अपने को असेस करते रहना है। उसके बाद अपन बात करेंगे असेस फॉर मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। मस्कुलोस्केलेटल इंजरी को भी अपने को असेस करते रहना है। ऐसा क्यों, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी कैसे हो सकती है, कि जब भी किसी पेशेंट को कन्वल्जन आ रहे हैं, टिटेनी हो रही है, तो कन्वल्जन के कारण से हो सकता है उसकी मसल्स में, उसके स्केलेटल सिस्टम में कहीं पे भी इंजरी हो सकती है। टिटेनी के अंदर तो भाई ऐसी मूवमेंट्स होती है कि उससे हड्डी ब्रेक भी हो सकती है, बोन ब्रेक भी हो सकती है, कहीं पे भी गिर गया उससे भी चोट लग सकती है। तो अपने को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की इंजरी को असेस करते रहना है कि उसको चोट तो नहीं लग गई, जब भी उसको टिटेनी हुआ है, जब भी उसको कन्वल्जन आया है, तो इसको भी अपने को असेस करते रहना है। ओके, तो ये इसके नर्सिंग इंटरवेंशन हो गए। इसके बाद अपन बात करेंगे मेडिकल इंटरवेंशन की। वो तो अपने नर्सिंग इंटरवेंशन थे, मेडिकल इंटरवेंशन क्या करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए, वो तो सब चीजें प्रिवेंट करने के लिए कि उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नर्सिंग इंटरवेंशन सिर्फ यही काम करता है।
बल्कि मेडिकल इंटरवेंशन तो जो हो गया उसको ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करेंगे? गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट ओरली और आईवी। कॉमन सी बात है, हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम है, बॉडी में कम है, तो कैल्शियम अपने को प्रोवाइड करवाना है। अब भी उसके अंदर यदि थोड़ा बहुत कैल्शियम का लेवल ही कम है तो वहां पे अपन ओरली ऐसी डाइट दे सकते हैं जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, उसको टेबलेट दे सकते हैं। बल्कि बहुत ही ज्यादा सीवियर है तो तुरंत क्या करेंगे अपन, कैल्शियम ग्लूकोनेट वहां पे प्रोवाइड करवाएंगे उसको, यानी ट्रांसफ्यूज करेंगे उसको, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाएंगे उसको। अंडरस्टैंड ना? कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी किससे? ओरली भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। ओके, यदि ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आईवी देंगे तुरंत की तुरंत, अदरवाइज अपन ओरली भी दे सकते हैं। ओके, गिव इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन देते हैं वो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उसको अपन कभी भी फास्ट नहीं दे सकते, स्लो देना पड़ता है, स्लो आईवी पुश, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? इसको भी अपन समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ऐसा क्यों, कि अपन स्लो ही देना पड़ता है, फास्ट दे दिया तो क्या हो जाएगा? बिकॉज रेबिट एडमिनिस्ट्रेशन कैन रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि अपन जब भी उसको फास्टली देंगे तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी कैल्शियम का लेवल हाइपोकैल्सीमिया था, हाइपोकैल्सीमिया है पेशेंट को, और हाइपोकैल्सीमिया से क्या हो गया, मसल्स के अंदर, कार्डियक मसल्स में क्या हो रहा है? अरिदमिया हो रहा है, अरिदमिया हो रहा है। अरिदमिया के अंदर क्या होता है? टेकिकार्डिया हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है। जब भी टेकिकार्डिया हो रहा है, मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन कर रही है वहां पे, यानी बहुत ज्यादा इलिसिएट हो रही है वहां पे, तो उससे क्या होगा, जब अपने कैल्शियम दिया, वो तो एक तरह से हंगरी है उसके लिए कैल्शियम की, उसको बहुत ज्यादा रिक्वायर है, तो जाते ही वो स्टॉप हो जाएगी। भाई मुझे तो कैल्शियम मिल गया, अब मैं ऐसी चीज क्यों करूं? तो उसको अपन ने रेपिडली दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग रेपिडली वो काम करेगी और वो ब्रेडिकार्डिया कोज कर देगी। यानी अपने को तो बहुत ज्यादा यदि बीट कर रही है तो उसको अपने को नॉर्मल लेवल पे लाना है, बल्कि इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टॉप हो जाएगी, वो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा उसको, और उससे क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया होगा और ब्रेडिकार्डिया से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ये इसका लॉजिक होता है। अपने को आईवी साइड को मॉनिटर करके रहना है, आईवी साइड को मॉनिटर करके रहना है एनी टाइम। मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने को अब कैल्शियम तो प्रोवाइड करवा रहे, कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसको हाइपरकैल्सीमिया तो नहीं हो गया कहीं पे। अपन ने कैल्शियम ज्यादा लगा दिया और हाइपरकैल्सीमिया कोज हो गया, तो वही सिचुएशंस, एक बीमारी मिटाई दूसरी बीमारी हो गई। तो अपने को हाइपरकैल्सीमिया को एनी टाइम असेस करते रहना है कि अपने को हाइपरकैल्सीमिया तो इसको हो नहीं गया है। अंडरस्टैंड? तो ये था अपना हाइपोकैल्सीमिया। आशा करता हूं आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।